अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उन्हें 6 हफ्तों के लिए तिब्बी बुनियादों पर रिहा करने का हुक्म दिया। 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने शॉर्ट ऑर्डर में कहा कि नवाज शरीफ को 6 हफ्ते गुजरने के बाद खुद को जेल इंतजामिया के हवाले करना होगा। अगर ऐसा ना किया तो गिरफ्तार किया जाएंगे। उन्हें बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ को फौरी एंजियोग्राफी के लिए 8 हफ्ते की जमानत की दरख्वास्त की थी, मगर 6 हफ्ते मिले। एहतसाब अदालत की तरफ से 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की 7 सालों की सज़ा हुई थी। गुज़िश्ता माह 25 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ दिल के आर्जे का शिकार हैं। इनकी ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो भी हो चुकी है और एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, जो कि पेचीदा अमल है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ के दिल की शरियानों में 43% बंदिश है और इनके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने की अशद ज़रूरत है। जवाब में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज हो सकता है और जिस भी अस्पताल में इलाज करवाना चाहे अदालत इनको इजाज़त दे सकती है। लेकिन ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत तशवीशनाक है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहाई की ज़रूरत है। ख्वाजा हारिस ने अदालती बेंच को बताया कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से 5 मेडिकल बोर्ड्स बने, जिन सब के मुताबिक नवाज शरीफ के गुर्दों का मर्ज 3री स्टेज पर है। ख्वाजा हारिस ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम का भी हवाला दिया कि उनको भी तिब्बी बुनियादों पर ही जमानत मिली थी और वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ रही है तो इसका वाज़ेह सबूत देना होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ को 2003 से दिल का आर्जा है, जिसके बावजूद इनकी एक्टिव जिंदगी रही। उन्होंने ख्वाजा हारिस से कहा कि क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इलाज के लिए डॉक्टर्स और अस्पताल काबिल नहीं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर वो जेल में रहे तो तनाव का शिकार रहेंगे, जिससे इलाज करना ठीक नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर 8 हफ्तों की जमानत के बाद भी अगर वो वापस जेल जाते हैं तो फिर भी वो तनाव का शिकार हो सकते हैं। दूसरी तरफ नैब के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि नवाज शरीफ की किसी रिपोर्ट में इनकी बीमारियों का जिक्र नहीं, बल्कि इन रिपोर्ट्स में इनके चेकअप के लिए कहा गया है। नैब के वकील ने इसरार किया कि नवाज शरीफ का 24 घंटे ख्याल रखा जा रहा है और ख्वाजा हारिस की जो ये दलाइल हैं इसे हम मानने से इनकार करते हैं कि नवाज शरीफ को कोई जानलेवा बीमारी है। जिस पर बेंच के मेंबर जज जो हैं जस्टिस याया, उन्होंने पूछा अगर नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं तो मेडिकल बोर्ड्स ने इनको एंजियोग्राफी की तजवीज़ क्यों दी। बेंच के मेंबर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि नैब ने नवाज शरीफ को एक से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। चीफ जस्टिस ने नैब के नुमाइंदे को कहा नैब को अस्पताल खोल लेना तफ्तीश का तरीका है और उसके सामने करने वालों को दिमागी दबाव का सामना क्यों होता है। नैब का जो रवैया है उसे लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इसका भी जायजा लेगी। नाज़रीन, आज का जो हुक्म है उसका जवाब हुकूमत ने कुछ ऐसे दिया। पड़ेंगे नाज़रीन, प्ली बागेन का जो कानून है वो सिर्फ नैब को इजाज़त है कि प्ली बागेन का जो कानून है उसको अमल में लाए। बहरहाल आज लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से खारिज करने का हुक्म भी दे दिया है और शहबाज शरीफ ने जो है उनका जो नाम जो है वो ECL से निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो थी वो दायर की थी। नैब ने गुज़िश्ता बरस 5 अक्टूबर को शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में गिरफ्तारी जो थी वो अमल में आई थी, जिसके बाद हुकूमत ने नैब की सिफारिश पर इनका नाम ECL में डाला था। नाजरीन, आज इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है रियाज फतियाना साहब। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, आप चेयरपर्सन है कौमी असम्बली लॉ एंड जस्टिस कमेटी के। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरपर्सन है सेनेट लॉ एंड जस्टिस कमेटी के। साबिर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट के। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आज हमारा पैनल है और हमारे साथ होंगे मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं अवामी नेशनल पार्टी के, इस वक्त भी हैं मगर उनको प्रोग्राम के बकिया हिस्से मिलेंगे। सबसे पहले जावेद साहब आपकी जानिब आऊँगी। ये जाहिर है आपके लीडर को आज एक रिलीफ मिली है, मगर जिस तरह फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे
कि आप तभी हमारी बात मान लेते जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर है। हम तो आपको कह रहे थे कि आप अस्पताल की जो सहूलियात हैं अपनी मर्जी की आप इस्तेमाल करें और इसके अंदर जो हुकूमत है वो आपकी पूरी तरीके से आपसे ताउन करेगी, तो क्यों नहीं उस वक्त आपने ये किया? ये एक मौमा है, क्या वजह है कि आपने ये ऑफर हुकूमत की टेकअप नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत ड्रॉप भी लेके गई है, ना उसने कोई सीरियस एफर्ट की है, ना ही वो उस हॉस्पिटल में लेके गई है जहां हार्ट का इलाज हो सकता था। आप जानती हैं कि 5 बोर्ड बनाए गए हैं जिसका आज बड़ा डिटेल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस पर बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान ने सवालात पूछे हैं, हमारे वकीलों ने बताए हैं, नायब के वकील से पूछे हैं। उन्होंने कहा कि आप ये श्योर करते हैं कि मियाँ साहब की तबीयत ख़राब नहीं है? अगर उनकी तबीयत ख़राब नहीं है तो ये 5 के 5 बोर्ड जो कहते हैं कि इनकी जो है दिल की तकलीफ़ है, इनको फौरी तौर पर एंजियोग्राफी करनी चाहिए, इन्हें एक ऐसे अस्पताल में रखना चाहिए जहाँ सारे डिसिप्लिन हों, 24 घंटे इन्हें मॉनिटर किया जाए, तो आपने ये काम क्यों नहीं किया? ये काम तो आपका था, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बोर्ड आपने बिठाए थे और आपने सेनेटर साहब ये भी तो हो सकता था ना कि मियां साहब अस्पताल चले जाते और फिर अस्पताल का जो एक वार्ड है उसको सब जेल करार दिया जाता, ये भी तो हो सकता था। मगर उन्होंने कहा कि जी मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं जेल वापस जा रहा हूँ, तो ये जिद क्यों की? सवाल तो ये उठ रहा है ना। उसकी वजह ये आप मेहरबानी करके अगर सुने, उसकी वजह ये थी कि वो उस वार्ड में लेके गए थे मियां साहब को जो हार्ट की वार्ड ही नहीं थी, जिसमें कोई ऐसे बड़े डिसिप्लिन ही थे, वो कार्डियक यूनिट ही नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और बार बार ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और इनके वज़रा आते थे और टीवी प्रोग्राम में कहते थे कि जो उनको तो हार्ट की तकलीफ ही नहीं है, वो तो बाहर जाना चाहते हैं। ना किसी ने बाहर जाने के लिए दरख्वास्त दी है, ना बाहर जाने का कोई बात की है, ना हमने बाहर जाना था। मैं आपकी बात समझ हर आदमी का हक है कि जो भी आदमी का हक है कि वो अपनी बेल के लिए अप्लाई करे। हम अदालत में गए, अदालत ने आज हमें हमारी सजा जो है वो 6 हफ्ते के लिए सस्पेंड की है और हम इलाज कराएंगे। हम हुकूमत से कभी पहले भी रिलीफ नहीं मांगा, हम आइंदा भी हुकूमत से रिलीफ नहीं मांगते। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना देती तो कुछ भी सूरत हाल होती फिर भी हुकूमत को दरख्वास्त न करते, क्योंकि हमें पता था कि हर मामले पे मजाक उड़ाते हैं, हर मामले पे ताने देते हैं। सेनेटर साहब, उसके ऊपर मैं आना चाहूंगी। फतियाना साहब जो ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी अगर हुकूमत के वुज़रा आके ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को तो कोई खास बीमारी ही नहीं है और आप उनको उस वार्ड में ही नहीं लेके जा रहे जो स्पेशलाइज करती है हार्ट के अंदर, तो फिर जाहिर है एक ट्रस्ट डेफिसिट तो होगा ना। देखिए, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद और हुकूमत ने बारहा पेशकश की कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के जिस हस्पताल से जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और वही फ़ैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। इनकी ख्वाहिश थी मुल्क से बाहर जाने की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कदगन लगा दी और उन्हें कहा कि 6 हफ्ते के अंदर अपना पूरे पाकिस्तान में जहाँ से इलाज करवाएं, उसके बाद आपको सरेंडर करना होगा। लफ्ज़ सरेंडर यूज़ किया गया कि आपको सरेंडर करना होगा, फिर वापस जेल में आना होगा। मुझे इस बात की यकीन दहानी जवेद अब्बासी साहब हमारे भाई हैं, काउंटर पार्ट हैं, वो ज़रूर करवा दें कि 6 हफ्ते के बाद आप एक नई डेट नहीं मांगेंगे और उस पर नई कोई तौसीह नहीं मांगेंगे। हम एहतराम करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब का, हम उनको उनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआगो हैं। हुकूमत कतई तौर पर इंतकामी कार्रवाई पे यकीन नहीं रखती, हम अपोजिशन के रहनुमाओं का ज़ाती एहतराम करते हैं। लेकिन जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा, हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन का कला कमा होना चाहिए। करप्शन कम होगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। गुर्बत बहुत ज़्यादा है। और बात भी की उन्होंने कहा कि प्ली बागेन भी का एक कानून है, तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब प्ली बागेन दे दें तो फिर ठीक है, फिर वो भी पैसे दे के बाहर जा सकते हैं। जी, नैब का कानून जो है ये पुराना कानून है और 2 हुकूमतें रही हैं, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, उन्होंने इस शिक को बरकरार रखा है। इसलिए बरकरार रखा है कि कभी इसकी जरूरत पड़ जाए तो इनके इस्तेमाल में आ जाए। फवाद चौधरी साहब ने गलत आजकल फतियाना साहब मियां नवाज शरीफ साहब के तो इस्तेमाल में नहीं हो रहा। बलोच साहब आपकी जानिब आऊंगी। हमने देखा कि किस तरह मलिक रियाज साहब के हक में ये बात गई प्ली बागेन वाली, और पहली दफा हमने एक अनप्रेसिडेंटेड सा केस देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सेटलमेंट कर ली मलिक रियाज से और जो पैसे हैं उनको कहा कि 7 साल के अंदर आप अदायगी कर दें, और इस बुनियाद के ऊपर उन नैब को कहा और दरख्वास्त दी कि आप सारे केसेस खत्म कर दें। तो फिर क्या ये सही कानून है जिसके तहत हम सब चल रहे हैं कि जी प्ली बागेन में आप जो है जिनके पर करप्शन के इल्जामात हैं वो इस को अवेल करके अपने से छुटकारा हासिल कर सकते हैं नैब से? देखें बीबी, बात यह कि यही तो बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में कोई चीज़ सर्टेन नहीं है।
हम कभी किसी चीज़ को सच अच्छा समझते हैं और फिर उसी चीज़ को अच्छा नहीं समझते। प्ली बार्गेन पर कितनी क्रिटिसिज्म की गई है, इस गवर्नमेंट ने भी की है, गवर्नमेंट के लोगों ने भी की हैं और लोगों ने भी की हैं कि जी प्ली बार्गेन तो एक ऐसा यानी वो ज़रिया है कि जी आप करप्शन करें और उसके बाद आके उसका कुछ हिस्सा दे दें और अपनी जान छुड़ा लें। ऑन द अदर हैंड प्ली बार्गेन हो जाती है, बल्कि हायर कोर्ट्स भी बीच में पढ़ के खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है मलिक रियाज साहब के साथ, तो उस पर मैं अब सुप्रीम कोर्ट के मुताले तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बात बेसिकली ये है कि ये तो नैब को देखना चाहिए, ये नैब को समझना चाहिए कि भाई जो केसेस आपके पास हैं क्या आप उनको मेरिट पे चला रहे हैं, क्या आप उनको मेरिट पे ले रहे हैं, क्या आप उनके साथ यानी अगर प्ली बार्गेन है या जो कुछ भी है तो उसको हायर अथॉरिटीज तक, हायर कोर्ट्स तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये चीजें सुपीरियर कोर्ट्स की नहीं है कि वो ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि सुपीरियर कोर्ट की नहीं है, मगर इसके अंदर आपकी पार्टी की तरफ से भी एक बात आई थी। आपने कहा था जी हमें ये जो केस हुआ था मलीर जिसके अंदर सुपर हाईवे की भी प्रोजेक्ट था, उसके अंदर आपने कहा कि जी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ था। मगर फिर जब मलिक रियाज साहब ने कहा कि हम पैसे की अदायगी करेंगे तो फिर सिंध हुकूमत ने कहा कि कुछ पैसे हमें भी उसे अदा करने चाहिए, जिसके ऊपर जो अदलिया है उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही उन्होंने कहा कि देखें अभी तो केस खुला है और अभी से ये बात हो रही है कि पैसे किसके पास जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखे बीबी बात यह है ना कि देखो ये मामला मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो है ना मलिक रियाज की कंपनी के दरमियान था। अलॉटमेंट मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की थी। अच्छा, जमीन बेसिकली रेवेन्यू बोर्ड सिंध गवर्नमेंट की है। अब जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट की जमीन गई है, अगर उस पर अगर कोई फैसला आ जाता है, उस पर कोई बार्गेन होती है, तो जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट को जमीन की कीमत तो देनी पड़ेगी ना। नहीं, मगर आपका मौकफ तो ये था, आप अपनी मौकफ की अब नफी कर रहे हैं कि जी हमें तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, हमें इसके अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल नहीं, लॉस इन द सेंस कि हमारी जमीन बिक गई ना। सिंध गवर्नमेंट तो ये कहती है कि भाई कि जमीन बिक गई है। अच्छा, मगर इसके अंदर ले ली है कि इसके अंदर जो की तरफ से उनको छूट मिल गई बराबर होगी। जावेद साहब आपकी जानिब आऊंगी। सेनेटर साहब चूंकि आप एक वकील भी हैं, एक बात मुझे सॉरी जी जावेद साहब को बीबी एक मुझे समझाए एक बात कि देखें बात यह कि इसमें यानी कि पीपल्स पार्टी के क़यादत या पीपल्स पार्टी के बड़ों का उसमें कहां से बात आ सकती है? जमीन सिंध गवर्नमेंट की है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना जी, जो है ना जो देखे ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा समझाएं कि मेरी समझ में ये बात आ जाए कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध गवर्नमेंट और मलिक रियाज साहब की कंपनी इन्वॉल्व है इसमें, और मलिक रियाज की कंपनी ने लोग और वो आगे से वो जमीन बेच दी गई है लोगों को। बहुत सारी मोस्ट ऑफ द लैंड वाज सोल्ड टू द पीपल। मगर बलोच साहब उससे एक मैसेज गया है, तो खराब बात थी, देखिए एक मैसेज गया है। हम लोग तो सियासतदान नहीं है, मगर आम आदमी फिर ये सवाल करता है, और खास तौर पे जिनकी दुकानें हैं जो इंक्रोचमेंट ड्राइव के हाथों जो है वो मारे गए थे। और सेनेटर साहब आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप भी जो लॉ है उसको समझते हैं। मुझे इजाजत दीजिए बलोच साहब, मुझे इजाजत दीजिए सवाल करने का, मुझे इजाजत दीजिए ये सवाल करने का कि लोग ये फिर पूछेंगे, बलोच साहब लोग ये पूछेंगे कि फिर उन लोगों का क्या जिनकी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से दुकानें थी और वो 50 साल से वहां पे बैठे हुए थे, फिर उनसे भी प्ली बार्गेन कर लेते और खत्म हो जाता मामला। तो फिर सेनेटर साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया अनप्रेसिडेंटेड 5 दिन पहले? देखिए, ये बात बहुत बेहतर होती कि ये मामला भी नैब को भेजा जाता, नैब इसकी इंक्वायरी करता, वो बताता कि इसकी असल कीमत क्या थी, ये किस तरह ली गई है, ये देने वाले कौन थे, इसके बेनिफिशरी कौन है, ये पैसा कहाँ से आया है, ये पैसा कहाँ जाएगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी था कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी पहले, वो इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए थी। और फिर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता तो सुप्रीम कोर्ट इसको अगर सेटल करती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, वो ज़्यादा बेहतर लगता, वो ज़्यादा लोगों को इस पर यकीन होता कि जी इस पर एक इंक्वायरी हुई है। लेकिन जब ऐसा मामला हुआ है, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ इन्होंने हुकूमत ने एक बड़ी ड्राइव शुरू किया, उसमें सिंध हुकूमत भी शामिल थी। आज सुप्रीम कोर्ट के भी उस वक्त हुक्म थे कि जितनी भी लोगों ने
स्टेट की जमीना पे कब्जा किया हुआ है, वो प्रोविंशियल है, वो लोकल गवर्नमेंट की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो फौरी तौर पर वह जाहिर कराया जाए। और लोगों के छोटे छोटे खोखे थे, दुकानें थी, घर थे, वो फौरी तौर पर गिरा दिए गए। लेकिन इससे एक तासर जरूर उभरे का कि यहाँ ताकत वाले के साथ यहाँ इंसाफ और होता है, यहाँ जिसके पास ज्यादा पड़ा पैसा उसके साथ शायद इंसाफ करना यही बात मैं आदमी के पास यही एक बहुत बड़ा सवाल है सेनेटर साहब, यही एक बहुत बड़ा सवाल सबके लिए एक ही तरीकाकार फार्मूला बनाया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी करे फिर उनके लिए भी एक हुक्म दे दे, उनको लिए भी बता दिया जाए कि अगर उन्होंने कोई किया हुआ है तो उनको पैसा दे दें, जो पैसा मुकर्रर कर देती है, ताकि वो भी अपना कारोबार जारी रख सकें। वो भी अपने मकान उनके बने हुए थे, उनका भी नुकसान ना हो। मगर आपने ये दुरुस्त बात फरमाई कि ये तासुर इसलिए इस तरह जा रहा है सेनेटर साहब के जो बड़ी मछली है वो फिर भी करप्शन कर सकती है और प्ली बार्गेन में निकल सकती है, जो छोटी मछली है वो बेचारी करप्शन के हवाले से उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये हम पूछेंगे कि जहां इंसाफ की बात होती है तो इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। फतियाना साहब से पूछेंगे इसके बारे में क्या करेगी हुकूमत। देखिए गुजारिश है कि ब्रेक के बाद, अगर ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक नाजरीन। रियाज फतियाना साहब, अब ब्रेक से पहले जिस तरह सेनेटर जावेद साहब ने कहा कि ये जो प्ली बार्गेन का एक रूल है नैब का, जिसके अंदर हमने देखा कि हालिया जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई मलिक रियाज के केस के अंदर जहां 460 अरब रुपया के ऊपर सेटलमेंट हो गई, तो ये क्या मैसेज तासुर जा रहा है लोगों को, ख़ास तौर पे उनको, उन दुकानदारों के जिनकी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नतीजे के अंदर उनकी जो दुकानें हैं उनको गिरा दिया गया था। देखें गुजारिश है कि मलिक रियाज साहब और जनाब आसिफ जरदारी साहब आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, सबको पता है। तो आपके भी लीडर के दोस्त हैं ना, वो उनका जहाज़ इस्तेमाल करके गए थे क्रिकेट देखने इंडिया। तो वो तो बहुत से जमातों के साझे हैं मलिक रियाज साहब, तो लेकिन उनको एक क्रेडिट जाता है मलिक रियाज साहब की, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा। चलो कम से कम 460 अरब देने का तो उन्होंने फैसला किया ना। तो जितना आप अगर ज्यादा पैसे दे सकते हैं तो फिर ठीक है, नैब को ये आप हुक्म दे सकते हैं कि ठीक है आप जो केसेस अपने हैं वो बंद कर दें। देखें ये इट डिपेंड्स कि आप पैसे कितने दे सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट यही बात है। देखें ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पे मैं तनकीद नहीं करना चाहता। क्यों नहीं, ये तो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले जी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जरूर जाता है कि इतनी बड़ी रकम उन्होंने वहाँ से उनको मनवा ली, 460 अरब रुपया थोड़ी रकम नहीं है। तो इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ, मैं मलिक रियाज को भी दूंगा कि उन्होंने 460 अरब देने का फैसला किया, और सुप्रीम कोर्ट को भी दूंगा कि उन्होंने एक एग्रीमेंट करवाया जिसका फ़ायदा मुल्क के ख़जाने को होगा, वो पैसा ख़जाने में वापस आएगा। बाकियों से भी ले लें पैसे, तो कानून तो मौजूद है, करप्शन की ड्राइव कहाँ गई फिर? कानून तो मौजूद है, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने वाली करप्शन की ड्राइव। गुजारिश ये है कि ये कानून हमारा नहीं बना हुआ कानून, ये पीपल्स पार्टी से भी बहुत पहले ये सर, मगर इंसाफ की हुकूमत तो आपकी है ना, आप तो कह रहे हैं कि हम इंसाफ के नाम पे आए हैं। तो इंसाफ तो तब होता है जब आप बड़ी मछली को पकड़े, आप छोटी मछलियों को, दुकानदारों को पकड़ के क्या इंसाफ करें? मलिक रियाज साहब तो बड़ा नाम है, ऐसी उनको ये नहीं कहा जाता। तो वही तो मैं कह रही हूँ, बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने दिए ना 460 अरब, हमारे दौर में उनसे वापसी हो रही ना। माफ करिएगा, आम लोग ये कहेंगे पैसा फेंक तमाशा देख। ये बात सुने, गुजारिश ये जो नैब ऑर्डिनेंस बना था ये 99 में, इसको बरकरार रखा, इस शर्त को भी बरकरार रखा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने भी। ये बात तो बलोच साहब इनकी ठीक है मैं जरा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ जी। मैं आपकी जानिब आऊंगी। बलोच साहब, आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे प्ली बार्गेन के हवाले से? जिस तरह इन्होंने कहा कि जी 460 अरब दे दिया, तो मैं समझता हूँ रियाज फतियाना साहब कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया, कम से कम इतनी बड़ी रकम तो उन्होंने दस्तयाब कर ली मलिक रियाज साहब से। नहीं देखो, एक तो ये कि रियाज फतियाना साहब जो मेरे दोस्त हैं, बात यह कि हर चीज पे जरदारी साहब का नाम जरूर लेना है उन्होंने कि जी उनके दोस्त हैं। जरदारी साहब तो सबके दोस्त हैं, रियाज भाई आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, कोई शक वाली बात नहीं। आपके भी खैर ख्वाह हैं, वो किसी के दुश्मन नहीं है, वो सबके दोस्त हैं, सबके दिल में उसके लिए मोहब्बत और प्यार है। बहरहाल देखें, बात बेसिकली ये कि ये बड़ी बात आपने जो की और सेनेटर साहब ने भी की कि देखो जब एक सिस्टम चलता है तो उसमें तो फिर ये कि अगर बड़े यानी मामले पर अगर आप प्ली बार्गेन करेंगे और उनको आप छूट दे देंगे तो एक जो इंक्रोचमेंट हुई है, जो छोटे लोगों की जिनकी दुकानें निकली हैं, जिनका कैबिन चला गया, जिसका घर बीच में आ रहा है, जिसका फलाना हो रहा है, ये छोटे छोटे चीज़ें, तो ये तो उनके साथ भी फिर होना चाहिए।
चाहिए, उनके साथ भी बैठ के आप बार्गेन करें। अगर यहाँ 460 रुपए की अरब की बार्गेन की, वहाँ 460 रुपए की बार्गेन करें आप। बात यह कि ये तो अब ये ट्रेंड तो चल निकला है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप एक को यानी रिलीफ दे देंगे और दूसरे को नहीं देंगे। तो लिहाजा कह रहे हैं एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं बिलोच साहब, आपसे एक और बिल्कुल बन गई है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ बिलावल भुट्टो के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब जो अब हुकूमत को ललकार रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या ये जो एक प्रोटेस्ट है ये तहरीक की शक्ल भी इख्तियार करेगा? क्या नून लीग के साथ भी आप लोग मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं? इसका जो एंड है वो क्या होगा? देखिए, एंड ये कि आप नून लीग का जहां तक ताल्लुक है, नून लीग एक अलग पार्टी है, पीपल्स पार्टी अलग पार्टी है। हमारी हम तो नून लीग से बहुत पहले एग्जिस्ट करते हैं। हमारी ताकत, हमारे नजरियात, वो नून लीग हो या कोई भी जमात हो, उनसे बहुत पहले एग्जिस्ट करते हैं। ये सेनेटर साहब बैठे हुए हैं, रियाज फतियाना साहब बैठे हैं, ये इनके बड़े, वो सब ये पीपल्स पार्टी के यानी पैदावार हैं, यहीं से निकलेंगे, इसी दरख्त के जो है ना साए में पले पड़े हैं। बात बेसिकली ये कि देखो, बिलावल साहब एक पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, इंतहाई मुअज़्ज़ब और इंतहाई बड़े यानी पाए के लीडर हैं। अब बात यह है कि अगर वो ट्रेन पे सफर करके अपने इलाके में चले जाते हैं तो हुकूमत को क्या इस पे जो है ना उनको खौफ पड़ी हुई है? अच्छा, ये सवाल हम रखेंगे फतियाना साहब की जानिब, देखिए, मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मेरी बात सुने जी। मैं देखो बात ये कि वो एक ऐसा है कि देखो, सियासतदान वो उसका कांटेक्ट हमेशा अपने पब्लिक के साथ होता है, अपने लोगों के साथ होता है। जहाज के जरिए तो वो पब्लिक के साथ कांटेक्ट तो नहीं कर सकता ना, हमेशा जहाज पे आते जाते रहे लाड़काना। लेकिन इस दफा वो अपने लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने लोगों को जो है ना उनके साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, उनके मसाइल सुनना चाहते हैं, उनको अपने मसाइल। अच्छा, ये जो बात आपने कही है ना कि लोगों के साथ राब्ता करना चाहते हैं, तो इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। शॉर्टली इसका जवाब दे दीजिए। इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए इस बात पे। और अगर जो रवैया गवर्नमेंट का है और जिस तरीके से ये गवर्नमेंट जो ना अपने जिस तरीके से वो यानी हुकूमत को चला रही है, और अगर इस तरह उन्होंने चलाने की कोशिश की और चलता रहा, तो इससे इस बात में भी कोई जो है ना कोई बहीद नहीं है कि हम उसके खिलाफ एक तहरीक चलाएं डेफिनेटली। अच्छा, ताकि ठीक है, लोगों की खातिर आपने कह दिया। फतियाना साहब से मैं चाहूंगी कि रिस्पांस ले लूं, वो उसमें शामिल हो। फतियाना साहब जी साबिर बलोच साहब, कोई शक नहीं, मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने हम दोस्त हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे तब भी। गुजारिश ये है कि कतई तौर पर हुकूमत जनाब बिलावल भुट्टो साहब के बाहर आने पे खौफजदा नहीं है। मैं वाज़ेह कर दूँ, वो बच्चा है, नौजवान है, हमें उनसे कोई परखाश नहीं है। हम बच्चा नहीं है, वो लीडर है पाकिस्तान। बेनज़ीर साहब का भी एहतराम करते हैं। चले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना उनसे खौफ है ना प्रॉब्लम है, उन्हें हक हासिल है कि वो। एक अहम मौजू है जिसके ऊपर मैं आप सबकी, आप तमाम जो हैं गेस्ट हमारे बैठे हुए हैं, आपने सुना होगा, आपके ही साथ एक कॉलीग हैं मियां इफ्तिखार साहब, ANP के अहम लीडर है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। आज आपने एक बयान दिया है अपने बेटे के कत्ल के हवाले से। 2010 में आपके बेटे को इस तरह शहीद किया गया, आज 9 साल हो गए हैं, इंसादी दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ये केस चल रहा है। आज आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि ये केस आप वापस ले लें, जो इसके अंदर मुल्ज़िमान है उनको बेल दी जा रही है, तो क्या आपके ऊपर किस किस्म का दबाव डाला जा रहा है? शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया जी। बदकिस्मती से ये तो आपको पता ही है कि ये तो 2010 का केस है, और 2010 के बाद यानी जब इसको सिंध हुकूमत ने गिरफ्तार किया, कयूम नामी एक दहशतगर्द है, उसको गिरफ्तार किया गया, तो फिर उसके बाद उसने एतराफ़ कर लिया कि मैंने मियां इफ्तिखार के बेटे मियां राशिद हुसैन को शहीद किया है। फिर उसके बाद तफ्तीश के दौरान ये बंदा जो यानी उसको जब हमने देखा तो हमने पहचाना कि ये वही शख्स है जिसने मेरे बेटे को शहीद किया है। लिहाजा इस बुनियाद पे तो हम ये समझ रहे थे कि शायद ये अब तक फांसी भी हो चुका होगा, क्योंकि ये सिंध में था और सिंध में सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये 1 महीने की बात है कि यहाँ पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स मर्दान में उन्होंने दरख्वास्त दी बेल के लिए, यानी जमानत के लिए। तो फिर हमें बताया गया और समन भेजा गया कि इस तरीके से उसकी जमानत की दरख्वास्त आई है, तो आप भी हाजिर हों। तो उन जो दरख्वास्त जो हमें समन लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं और शायद आपको मज़ीद भी नुकसान पहुँचे,
तो मुझे अपने चचाजाद बेटे ने जो भाई ने जो बात की, तो मैंने उनसे कहा कि अब इसके बाद भी जब मेरा बेटा शहीद हुआ तो ये मुझे डरा रहे हैं। नहीं डरा। इफ्तिखार साहब एक बात क्लियर कर दीजिए, चूंकि वक्त की किल्लत होती है, मुझे वक्फे पे भी जाना है। मुझे ये बताइए कि आपको प्रेशर किस तरफ से आ रहा है? आपने कहा ना कि आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और कहा जा रहा है यही दबाव होता है जब एंटी टेररिस्ट कोर्ट से आपको समन भेजने और आने वाला बंदा हो और वो ये अल्फाज कह दे तो शायद इसको किसी ने कहा हो, वरना इसकी तो ये हैसियत नहीं होती। तो ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट का कोई नुमाइंदा था जी? वही समन लेके आते हैं ना, सरकारी बंदा लेके आते हैं, पुलिस कांस्टेबल होता है, समन लेकर जाता है। ठीक, ये अहम बात है, ये अहम बात है। इफ्तिखार साहब हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा वक्फा लेना है, फिर इसके ऊपर गुफ्तगू भी करनी है। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर जावेद साहब, आपने मियां इफ्तिखार साहब की बात सुनी और उन्होंने आपको बताया कि किस तरह एंटी टेररिज्म कोर्ट का एक नुमाइंदा उनके ऊपर दबाव डाल रहा है और कह रहा है कि जी आप अपने बेटे का जो कत्ल का केस है उसके अंदर आप ज़्यादा प्रोसीड ना करें, नहीं तो आपको भी ख़तरा हो सकता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि एंटी टेररिज्म कोर्ट का अपना नुमाइंदा जो है वो बजाय कि इसको पसू करे इस केस को, वो खुद उनके वालिद को कह रहा है कि जी आपकी जान को खतरा है। देखें जी, जिस ज़रूरतमंदी के साथ मियां इफ्तिखार साहब इन दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा रहा, ये बहुत ही मुश्किल काम था। उस वक्त 2000 से लेकर 2013 तक, 2008 से 2013 तक ये एक सैलाब आया होता, हर रोज़ बम जो है वो ब्लास्ट हो रहे थे, हर रोज़ लोगों की लाशें उठाई जा रही थी, हर रोज़ लोगों को मारा जा रहा था। मियां इफ्तिखार सिर्फ का एक जुर्म था कि उसने उस वक्त कलमा हक का वो दहशतगर्दों के सामने खड़ा रहा। ये कोई आसान काम नहीं होता कि बेटे की लाश आदमी उठाकर कब्र की तरफ भी जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत मुझे अफसोस हुआ आज ये बात सुन के। इसकी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, हुकूमत को इंक्वायरी करनी चाहिए, इन आदमियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि अगर आज भी इतने सालों बाद भी उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है, उनको ये कहा रहा है कि आपकी जान को खतरा है, और उनको ये किया जा रहा है कि कौन लोग हैं ये, इतने ताकतवर लोग हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम तो इनके खिलाफ तो दहशतगर्दों से बड़े जो दहशतगर्द पाकिस्तान में। सेनेटर साहब, अहम बात आपने की है, क्योंकि वक्त की किल्लत होती है। आपका जो मुतालबा है वो ये है हुकूमत की तरफ से कि इंक्वायरी होनी चाहिए। फतियाना साहब, कम अज कम आपकी हुकूमत को इंक्वायरी तो करनी चाहिए इस मामले में। देखें, मैं ज़ाती तौर पर मियां इफ्तिखार साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, इनसे पूरी हमदर्दी रखता हूँ, हमारी पूरी पार्टी इनसे इनका एहतराम करती है। वाकई इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, इनकी बड़ी कुर्बानी है और हम पूरी कौम इनके साथ है इस पूरे मामले में। दूसरा ये, जहाँ तक सर इंक्वायरी की बात करिए, चूंकि किसी छोटे एहलकार ने अगर अपनी अकल और दानिश के मुताबिक मशवरा दिया है कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, आपको ख़तरा हो सकता है, तो मेरा ख्याल उसकी बदनीति नहीं हो सकती। मे भी उसने हमदर्दी में ये बात कही हो, उसमें कोई हुकूमत की ऐसी पॉलिसी नहीं है और ना कोई अदालत। एंटी टेररिज्म कोर्ट का जो नुमाइंदा है वो शायद हमदर्दी कर रहा था, छोटा सा मुलाजम था जो मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया। बलोच साहब, ये फतियाना साहब कह रहे हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट का नुमाइंदा हमदर्दी कर रहा था जब इफ्तिखार साहब को कहा कि जी आपकी भी जिंदगी को खतरा है और आप जो है इस केस के अंदर ज्यादा इसकी पैरवी मत करें। नहीं, पैरवी का नहीं रोका होगा उसने, अपने ये कहा होगा अपनी हिफाजत करें, हिफाजत करें जी। तो वो तो मशवरा दिया जी बलोच साहब, जाती हैसियत से दिया होगा जी। वो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको कि देखें, यानी ये कितनी अजीब सी बात है कि ये इतना बड़ा सानहा था, इतना बड़ा दर्दनाक सानहा, इसको इफ्तिखार साहब या इफ्तिखार साहब वो उसके दिल गुर्दे हैं, उसको खुदा ने वो हिम्मत और ताकत दी है। लेकिन बात यह कि ये चीज़ें जो है ना, ये अजीब लगता है कि हम डिमांड करें कि जी इसकी इंक्वायरी करें या मियाँ साहब को प्रोटेक्शन दे दें या उसकी हिफाजत करें। ये तो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। ये हुकूमत को किसी की डिमांड, किसी के मुतालबे की ज़रूरत ही महसूस नहीं होनी चाहिए। उनको अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी चाहिए। दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने बड़े सानिया से गुजरे हैं, खानदान को खुदा न खास्ता। अगर मियां इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी ये मुतालबा है कि इंक्वायरी खुद ही हुकूमत को करनी चाहिए। मियां इफ्तिखार साहब, आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? चूंकि फतियाना साहब कह रहे हैं कि जी ठीक है हम इंक्वायरी करें।